नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और बात एक ऐसे विषय पर हम करने वाले हैं जो हम सबके जीवन को समेटने वाला है और उस बात तक आपको ले जाते हुए मैं उन वचनों को याद करता हूँ जो मैंने अपने गुरु जी से सुने थे। किसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम थोड़ा हँसकर सीखे हैं और थोड़ा रोकर सीखे हैं, पर जो कुछ थोड़ा सीखे हैं, किसी का होकर सीखे हैं। तो ये किसी का होने की कला जो है, उसको लेकर अभिनय जगत में नाट्य कला को अपनाने वाले, होने वाले उनके अमिय मेहता जी और हिमांशु जी, हमारे सखा हमारे नमस्कार। साथ हैं। तो हिमांशु नमस्कार। जी, आपका और मेरा एक ये भी संबंध रहता है कि आप थोड़ा दार्शनिक चिंतन अधिक करते हैं, अम्मियाँ भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा कम करते हैं। अम्मी, आप क्या सोचते हैं जो दर्शन बिल्कुल, है? हुँ? हाँ, नहीं बिल्कुल करते हैं। हो सकता है शायद आपके जितना ना, पर ज़रूर प्रयास तो रहता है। अच्छा, तो ये जो टाँग खींचने वाली बात थी, क्योंकि आपका जो नाटक है उसका भी संबंध कुछ लंगड़ी टाँग से कुछ है, उस तरफ हम जाएँगे। तो पहले हम लेकिन दर्शन पे आ गए, तो आप ये बताइए कि एक निर्देशक के लिए फ़िलॉसफ़ी क्या मतलब रखती है? अ, बहुत ज़्यादा कई मामलों में अपने आप को क्लियर रखना, साफ रखना अपने विचारों को बहुत ज़रूरी है। आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप किस तरीके का कला कर्म लेके आना चाहते हैं? क्या वो मनोरंजन ही होगा? क्या वो संदेश लेके आएगा? क्या उसमें पारिवारिक होगा? तो ये सब बहुत सारे मूल बातें दिमाग में रखते हुए आगे सोचना पड़ता है कि किस तरीके की कहानी को, स्क्रिप्ट को चूज़ किया जाए और फिर उसको करने के बाद उसका ट्रीटमेंट किस तरह से लेके आया जाए। क्या बात दर्शन है! बहुत फिलॉसफी। तो पहले तो ये लंगड़ी टाँग की थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके मंचन के आस-पास ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जी। ये हिमांशु जी, ये लंगड़ी टाँग जब आपने पहली बार पढ़ा तो अमिया ने दिया था या उससे पहले पढ़ चुके थे? नहीं, पहले मैं इसके बारे में सुना था, पूरा पढ़ा नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि परसाई जी का है। और फिर जब मियाँ जी ने बताया तो सच बोलूँगा कि मुझे और कुछ लोगों को लगा नहीं था कि ये स्टेज पे करने लायक हो पाएगा या वाक़ई कॉमेडी बनेगा और हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत लंबी थी, उसमें बहुत काट-छाँट हुई, तो ऐसा था। अच्छा, तो अमी, ये बहुत रोचक बात है। देखिए, ये जो नाटक है इसका देखकर ही ऐसा लगता है कि कुछ हास्य वगैरह है, इसमें कुछ राजा टाइप का मामला भी होगा और अ, अब ये लंगड़ी टाँग है तो मुझे लगता है स्कूल के दिनों में हम लोग खेलते थे, लंगड़ी टाँग का गोला होता था। वो मतलब एक टाँग पर दौड़ते थे किसी को पकड़ने के लिए, एक वो होता था, एक वो किसी की 2 टाँगें बाँध देते थे। वो स्कूल में कॉम्पिटिशन भी होते थे। मैं उसमें हारा था वैसे, मुझे याद है, मुझे याद है। जी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट को लेके मुझे लगता है हरिशंकर परसाई जी का भी कुछ दर्शन रहा होगा इस नाटक के रचने के पीछे। बिल्कुल, नाटक से ही वो काफ़ी साफ तौर पर चित्रित होता है कि उन्होंने इसी खेल को दिमाग में रखते हुए इस नाटक की रचना की है। और जो खेल वो आप बता रहे थे कि 2 खिलाड़ी बचपन में हम खेला करते थे, उनके पाँव बाँध दिए जाते थे। अगर उनको वो खेल जीतना है तो उनको साथ चलना होगा, चाहे वो कोई दौड़ है या जो भी खेल है। तो उनको अगर साथ नहीं चले तो वो गिर जाएँगे और आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और ये कहानी या लंगड़ी टांग नाटक जो हम करने प्रस्तुत जा रहे हैं, उसका मूल भाव भी यही है कि ये दुनिया स्वार्थ की है। अ, तुझसे मेरा स्वार्थ सत्ता है और मुझसे तेरा स्वार्थ सत्ता है। अगर हम एक-दूसरे की टाँग बाँध के आगे ना चले, तो हम गिर पड़ेंगे। तो इसी को लेके उन्होंने बहुत खूबसूरत नाटक जिसमें काफ़ी व्यंग है, समाज की अभी की स्थितियों पर लिखा है। तो हिमांशु जी, जो है बात ये कि वही स्वार्थ की है, उसको हम अगर दूसरी ढंग से कहें तो वे एक दूसरे पर निर्भर हैं हम वैसे सभी। वो अगर हम बहुत संजीदगी से कहेंगे तो फिर व्यंग्य नहीं होगा, उसमें हास्य भी हुँ। नहीं होगा। तो लेकिन ऐसा लगता है कि जब हम ये कहें कि स्वार्थी है, तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं मतलब हम अपने को भी नीचा दिखा रहे हैं, दूसरे को भी नीचा दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हाँ, तो एक अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी सेइंग है कि वी डोंट लिव ऑन द आइलैंड। हम लोग कहीं अकेले टापू पे नहीं रहते हैं, और हम लोग अगर वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो एक छोटे से छोटे जो जीवाणु है या बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहते हैं, वहाँ से लेके मनुष्य, जानवर, हम सब लोग कनेक्टेड हैं। तो हम इसको स्वार्थ कहें या आत्म हम या निर्भरता कहें, तो हम लोग एक दूसरे पे निर्भर हैं।
और उसमें कभी-कभी हम स्वार्थ साधने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी हम अभिनय करते हैं कि हम एक तरह से हरदम अभिनय करते हैं, घर में, बाहर, ऑफिस में, बिजनेस से मिलने के लिए या कहीं सरकारी किसी दफ्तर में जाएंगे तो काम निकलवाने के लिए। तो हर जगह हमारा कुछ तरह का अभिनय होता है, तो उसमें एक स्वार्थ भी होता है जो कि जीवन जीने का एक तरीका है और जीवन में पूरा करने के लिए, और कुछ मजा भी होता है कि उसका एक अपना अलग आनंद है कि आप अपना काम किस तरह से निकालते हैं और बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए अपना काम निकलवाने का जो तरीका है, तो वो भी इसका तो एक दर्शन है। निर्देशक अमीर जी, आप बताइए, अब आप हैं कटघरे में, आप जी। अपना काम एक निर्देशक के रूप में जब अपने अभिनेताओं से निकाल रहे होते हैं, तो क्या आपने पहले से अधिक चीज पकड़ ली है कि यार ऐसे करके ना वो वैसा एक्ट करेंगे जैसा मैं चाहता जी, इसके लिए मेरा अपना पर्सनल होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 1 महीना होमवर्क पर ही दूँ, जो कि स्टेज परिकल्पना से स्टार्ट होता है। और मेरे लिए जो आपका प्रश्न है उसकी तरफ आते हुए, जो कलाकार हैं, और मैं सौभाग्यवश हूँ प्रयोग थिएटर ग्रुप के पास बहुत सारे होनहार कलाकार हैं यहाँ न्यू जर्सी में। तो जो कल भी प्ले उठाया है, उसमें जो कलाकार है, हम जिनको निभाना है, उनको मैं अपनी टीम में देखता हूँ कि कौन इसमें बहुत अच्छा फिट हो सकता है। तो एज़ ए निर्देशक मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ी बैटल यहीं पे विन हो जाती है। 50% बैटल यहीं विन हो जाती है अगर मैं सही पात्र चयन करूँ। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें। हूँ। अच्छा, ये कि मैं मेरी तरफ से आपके लिए मस्का लगाने का स्वतंत्रता ले रहा हूँ। देखिए जी। हिमांशु जी, मुझे लगता है जब जो निर्देशक है या जो भी जिस कार्य का बीड़ा उठा रहा है, उसका भाव अगर शुद्ध है और वो समर्पित है उस कार्य के प्रति, और वो आपका शोषण नहीं कर रहा है जब हमको ये ठीक लग रहा होता है कि यार हिमांशु को तो कुछ कह दिया और वहां से कुछ $50,000 बना दिए, ऐसा कुछ हो रहा हो और उनको कुछ हिस्सा नहीं, यार मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या करूं। तो पॉइंट समझ मेरा सकते ये है कि अमीय के अंदर जो नाट्य कला के प्रति एक समर्पण इनके पिताजी के, इनके माताजी के आशीर्वाद से भी जो बना हुआ है, आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स हिम इन कंटिन्यूअसली, क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ कई वर्षों से ये लगातार अलग अलग नाटक अलग अलग विधा के ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है एज डायरेक्टर, इनमें क्या परिवर्तन आपने देखा इतने वर्षों में? एक तो डायरेक्टर की एक बहुत अच्छी खूबी होनी चाहिए, वो है 3 शब्दों में कहूँ तो पेशेंस, 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 राइट। तो अमी हमारी की एक बहुत बड़ी खूबी है कि सब लोगों को साथ में जोड़ना और उनको अपने कैरेक्टर्स को उनकी कमी भी बतानी है, उनकी अच्छाई भी बतानी है। और अगर कोई कुछ गलत करे, कई चीजें ऐसी होती है जो कि दूसरे पूरे प्ले को डिस्टर्ब भी कर सकती है, उनको वो बात कहनी भी है, सबके सामने भी कहनी है, अलग भी कहनी है। और फिर जैसा कि मैंने इनके माता पिता से भी सीखा है कि अपना अनुभव आप दूसरों को सिखाओ और ऐसा भी नहीं लगे कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, क्योंकि हम लोग सब लोग वॉलंटियर कलाकार हैं, कोई हमारा कमाई के अपने अलग जरिए हैं और हम लोग अपने खुद की खुशी से वीकेंड में जाके प्रैक्टिस करते हैं या आप कहें कि शोषण करवाते हैं, राइट। तो हम अपनी ये आपको स्वेच्छा अलग से से बताएँगे बाद में। ये आप इनसे अलग से बाद में मिलेगा, लेकिन आप मुझे जब आप शोषण कह रहे थे, तो हिंदी में जो कुछ शब्द होते हैं ना, उनका उच्चारण कई लोग हमेशा ऐसा नहीं करते हैं जो कि सही होना चाहिए। जैसे स है, श है, श है, वो हिंदी भी थोड़ी इस प्रकार से बड़ी चुनौती देती है कि साला कहना अलग है, शाला कहना अलग है, शाला और जाते षट्कोण वाला जो श है। तो आपका जो पात्र है इसमें, ये लंगड़ा क्या नाटक उसमें ही हैं। है जी, लंगड़ी टांग वाले में वो हाँ भी हाँ ऐसा कुछ करता है। वो निर्देशक ने उसको दे दिया या लेखक ने वैसे ही लिखा है? हाँ, तो ये जो उन्होंने मुझे पात्र दिया कि जोगी प्रपंचगिरी का, तो वो मुझे शुरू में तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि इस तरह का कोई मैंने कभी कैरेक्टर किया नहीं था, ना मैं किसी को ऐसे जानता हूँ। और उन डायलॉग को किस तरह से बोलना है, उसमें मैंने कुछ तरह के प्रयोग किए कि अगर कोई हरियाणा वाला उसको कैसे बोलेगा, और कोई उसको आजकल एक आईआईटी बाबा भी बहुत चला था, अगर आपको देखो तो वहाँ पे वो किस तरह से बोलेगा, अगर कोई साउथ इंडियन एक्सेंट वाला हुआ तो किस तरह से बोलेगा। फिर इनका आइडिया था कि हम इसको ऐसे बोलते हैं कि जो स को श बोले और श को स बोले, वो आसान है और थोड़ा। वो आसान भी है और वो अच्छा भी लगता है देखने में। बहुत रोचक। बोल के हाँ, सुनाइए एक डायलॉग कोई। तो इसमें क्या होता है कि जोगी प्रपंचगिरी अपने चेलों को बता रहा होता है कि मैं कैसे बना, उनका एक दोस्त होता है वो साधु बन जाता है,
तो वो उससे मिलने जाता है कि भाई आप कैसे बने। तो फिर वो ठाट बाट शान से रह रहा होता है, तो उससे पूछता है कि अबे तू तो एकदम बदल गया। फिर वो उनका साधु जो होता है वो बोलता है, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। तो बोलता है, अरे शाले फिलॉसफी मत भगा, ये बता तू टार्च बेचते बेचते साधु कैसे बन गया। तो इस तरह की इसमें काफी सारे मजेदार डायलॉग हैं। तो ये अमीर जी, मैं ना खुद भी, आपको पता ही है कि वही भगवत गीता पे भी कुछ कर रहा हूँ, साधु संत भी कई है जिनमें मेरी श्रद्धा है। तो अभी ऐसा हो जाता है कभी कभी नाटक में व्यंग्य के द्वारा कहीं वो एक पूरे परंपरा के ऊपर ही कोई एक खास तरह का रंग पोत रहे हो, ऐसा तो इस नाटक में नहीं है ना? आपने इस संबंध में ध्यान रखा हो? ध्यान मेरा रखा। प्रयास यही रहता है हमेशा, हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्रकार की कार्य करने वाले के विशेष में कभी भी कोई इस तरीके की बात न उभारे, क्योंकि हमारा, जैसे मैंने बोला, स्वस्थ मनोरंजन का प्रयास रहता है। तो ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और पर हमने कुछ अच्छा हास्य और कुछ अच्छा व्यंग इसमें प्रस्तुत करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया। तो कभी हंसने और कभी रोने की जो बात है उसको लेते हुए ऐसा कब हुआ हिमांशु जी, जब आप रिहर्सल के दौरान आपको रोना आया लेकिन आपने किसी को अपने वो आंसू दिखाए नहीं? अब आज बता ही दो आप। कहते हैं स्पिल द बीन्स। नहीं, इसमें मतलब रोना आंसू वाला तो नहीं हुआ इस इसमें, नाटक में तो क्योंकि नहीं है, पर मेरा अनुभव भी, अगर मतलब मेरी एक्टिंग भी, रोल भी ऐसा नहीं था कि मुझे रोना पड़े। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको कैसे बोलें, राइट। एक तो आपको डायलॉग याद करना है, फिर उसमें आपको इमोशन लाना है, फिर आपको अपना वॉइस का थ्रो भी रखना है कि जिस स्टेज पे माइक में आवाज पकड़ी जाए, क्योंकि ये टीवी या मूवी तो है नहीं कि आप एकदम धीरे बोलोगे तो आवाज सुनाई देगी। तो उसमें एक अंदर से एक होती है, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हो 5 दिन, फिर जब आप डायरेक्टर से मिलते हो तो उनसे डिस्कस करते हो, तो वो धीरे धीरे चीजें साफ होती जाती है और फिर हमें दिशा मिलती जाती है। तो अमीर, ये मेरे प्रश्न को इधर ले गए कि ये नाटक घुमा के ले गए तो कहीं और। रोना कभी ऐसे आता है कि यार इतने लोगों को इतनी बार अभ्यास रिहर्सल के लिए बुलाया और ये समझ ही नहीं पा रहा है, उस तरह का कोई खींच जब आ जाती ना, ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ? एक इंसिडेंट ऐसा हमारे एक पिछले नाटक में हुआ है, जिसके बारे में विदाउट नाटक का नाम लिए या कलाकार का नाम लिए हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमने एक पिछला नाटक पिछले 1 साल में ही किया है, और उसके अंत में एक छोटा सा डायलॉग है, आके एक सर्टन डायलॉग बोलना है, 4 शब्दों का डायलॉग है, और उस पे नाटक अंत होता है। और जिस कलाकार को मैंने बोला आके बोलो, तो वो शब्द, इतना छोटा वाक्य आके बोलना, और नाटक अंत होता है उस पे, उसको बोल ही नहीं पा रहे थे। ये मेरी जिंदगी में शायद फिर मुझे मेरे मुंह से निकल गया कि आपसे नहीं बन रहा है तो ये डायलॉग मैं किसी और को दे दूं, क्योंकि पूरा नाटक इस पे निर्भर है। फिर तो किया? ये ऐसा हुआ है एक बार मेरे साथ। वो कौन सा डायलॉग था वो? डायलॉग कुछ उससे वो नाटक भी रिवील हो जाएगा और कलाकार भी, तो मैं उसको यहीं रहने देता हूँ। तो तो इसमें इसमें ना 4 शब्दों का एक डायलॉग जो सोशल मीडिया में बहुत चलता है और वो कई नेताओं की तरफ भी जा रहा होता है, कहते हैं तुमसे न हो पाएगा। ये मेरा डायलॉग उनको था। जी। तो जी। हंसने और रोने की बात को लेते हुए आगे बढ़ते हुए हम जब विदा कर रहे हैं आपको इस हैरम्ब स्टूडियो पर आने के लिए धन्यवाद करने के साथ साथ, तो ये एक विशेष अवसर आप दोनों को प्रदान करना हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है कि आप चलते चलते समापन से पूर्व कुछ कहना चाहें। तो पहले अमीर जी आप बताइए। एक तो ये मैंने बताया है कि लंगड़ी टांग जो 15 जून को तो आप यहाँ पर खेल रहे हैं, और 22 जून को भी संभावना है कि न्यूयॉर्क में इसका मंचन गुजराती समाज में भी होने वाला है। और मुझे हरिशंकर परसाई जी के साथ अमीय मेहता जी का नाम जब मैं छपा हुआ पढ़ रहा हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी बात है, एक अच्छे इतने प्रतिष्ठित ये लेखक का नाटक आप कर रहे जो हैं। जैसा अंग्रेजी में बोला जाता है, काफी हम्बल्ड हूँ इस बात को सिर्फ देखकर ही कि उनके साथ मेरा नाम अगर है। पर मैं ये जरूर कहूंगा, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, और उनके लेखन से ने काफी बड़ा युद्ध, हमारे लिए युद्ध का काफी बड़ा हिस्सा उसी से हमने जीत लिया है। और जरूर आह्वान करूंगा कि लोग आएं और देखें। स्वस्थ मनोरंजन है, हास्य है, व्यंग है, और आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे इस नाटक को देखने के। हिमांशु जी, आप भी हमें निराश मत करिएगा। चलते चलते गाने का कोई थोड़ा सा प्रसाद भी आप दे दीजिएगा अपनी बात के साथ जी। हाँ, बस मैं उनको शब्दों को जोड़ते हुए कहूंगा कि हमारे 3 महीने की मेहनत है,
वीकडेज वीकेंड की मेहनत है, प्रॉप्स है, मेकअप है, डायलॉग सबकी तैयारी है, और 15 लोग की टीम जिस तरह से मिलजुल के काम कर रही है, तो आए और कि मंच अब पर आप 10 लोग और, हाँ। हाँ, और हंसी मजाक करके जरूर आप देखें। और ये गाना जो इसके लिए मैंने लिखा भी कंपोज किया है, मैं भी लंगड़ा तू भी लंगड़ा, मैं भी लंगड़ा तू भी लंगड़ा, आजा दोनों हाथ मिला ले, एक दूजे को गले लगा ले, एक दूजे के बिन अधूरे आधे आधे लंगड़े टंगड़े, मैं भी लंगड़ा तू भी लंगड़ा। धन्यवाद। क्या बात है! ये तो धन्यवाद क्यों, अब मुझे लग रहा कह के धन्यवाद कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने आपको इसके लिए क्षमा यूँ किया क्योंकि उसके अलावा कोई चारा भी नहीं, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं। इतनी नहीं अशोक 2 जी, वो मिनट है की कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप तो आपके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना आप अधूरे हैं, तो एक दूसरे पे हम निर्भर हैं। तो अब ये मोहन राकेश जी ने कहा कि मैंने तो बहुत पहले आधे अधूरे नाटक लिख दिया था। तो अब ये चूंकि यस, मोहन राकेश जी का आधे अधूरे आ गया, मुझे लगता है वो भी एक प्रकार से क्लासिक जो नाटक है उनमें शुमार है वो। बहुत तो बहुत शानदार है, और वो अर्ली 60s में लिखा हुआ है, आज भी काफी प्रासंगिक है, मैं ये कहूंगा। प्रासंगिक है। बिल्कुल जी। सही। तो चलते चलते आप क्लासिक 2 नाटकों के नाम बताइए, जो आपको बहुत पसंद है, हिंदी रंगमंच पर देखते हैं या खेले हैं आपने अमीर। मैं एक नाटक बहुत इच्छुक हूँ करने का, काफी कुछ आगे जाके करेंगे, जिसका नाम है अंधा युग, सभी जानते हैं, धर्मवीर भारती जी का है। इसके अलावा काफी बहुत सारे नाटक हैं। नट सम्राट है, तुगलक है, घासीराम कोतवाल है। ये बड़े बड़े स्केल या ग्रैंडर के नाटक हैं, जो हम आगे जाके जरूर करना चाहेंगे। बहुत ही बढ़िया। और सौभाग्य से मैंने भी ये इनमें से 1-2 नाटक देखे हुए हैं वैसे। नट सम्राट के बारे में नाना पाटेकर भी बहुत तारीफ कर रहे थे। पर हिमांशु जी, आपसे सवाल दूसरा है। आपने इतने नाटक देखे, कई लोगों को रंगमंच पर देखा होगा, बड़े-बड़े अभिनेताओं को। कौन से ऐसे अभिनेता है जिसने आपको रंगमंच पर विशेष प्रभावित किया? मतलब हमारे जैसे जो रजत कपूर, विनय पाठक जी का जो नाटक हम लोग लाए थे प्रयोग महोत्सव में, उनसे मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ था। उनकी तैयारी और उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, नाटक से पहले स्टेज लाइट और एक एक आर्टिस्ट मेकअप, और उनका जो फोकस है नाटक से पहले, बिल्कुल 2 या 3 घंटे तक बिल्कुल फोकस रहते हैं। तो वो उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ कि प्रोफेशनलिज्म, सीरियसनेस, और एक एक अपने कला के प्रति और ऑडियंस को जो वो डिलीवर कर रहे हैं उसके प्रति जो उनका गंभीरता है, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बहुत ही बढ़िया। इससे मुझे ना एक डायलॉग बोलने की इच्छा हुई, वो बोल के हम समापन कर देंगे। वो क्या है कि जीवन का मतलब है जागरूक होना, और जागरूकता, जो लोग जागरूक होते हैं उनके आसपास होने से हमारे अंदर भी आ जाती है। और जो रंगमंच से जुड़े हुए इस तरह के कलाकार हैं, और उसमें मैं ये हमारे मित्र अमिया जी और हिमांशु जी को भी शामिल करूंगा, जब आप अपने को देने के लिए स्वतंत्रता देते हो और दे रहे होते हो रस्मयता के साथ में, तो आप अपने अंदर के संसार को ही सुंदर नहीं बनाते हो, अपने आसपास के जगत को भी और बेहतर बना देते हो। तो उस दिशा में ये जो इनकी लंगड़ी टांग है, वो भी कुछ न कुछ कमाल करेगी, थोड़ा दूर तक ले जाएगी इस तरह के सुंदर वातावरण को। ऐसी मंगल कामना इन दोनों के प्रति करते हुए, और ये कभी हंसकर कभी रोकर श्रृंखला में हम फिर भी कभी कभी चर्चा करते रहेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं अमिय मेहता जी के प्रयोग थिएटर ग्रुप को भी करते हुए, और ये निवेदन भी मैं कर ही लेता हूं कि आप हमारे हरम स्टूडियो को अपना प्रेम दें, क्योंकि हम विविध प्रकार के कला माध्यमों के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को थोड़ा और उन्नत करने की दिशा में कुछ कुछ कदम उठाते रहें, ऐसा हमारा सतत प्रयास रहेगा। पूरे पूरे आभार। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद।